नमस्कार। दोपहर 12 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ पर्व उनकी याद में मनाया जाता है जिन्होंने सिद्धांतों, मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। लोगों से सोशल मीडिया पर सोमनाथ यात्रा की तस्वीरें साझा करने की अपील। फर्जी सरकारी नौकरी घोटाला मामले में ईडी की 6 राज्यों में 15 जगहों पर छापे। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश में जारी है छापेमारी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की चुनावी सरगर्मी तेज। संगठन से जुड़े मसलों पर बातचीत के लिए आज से 2 दिन के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आवारा कुत्तों के काटने और उनसे जुड़े हादसों पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर। आज भी होगी अदालत में अहम सुनवाई। दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। पत्थरबाजी के आरोप में पहचाने गए 30 लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी पुलिस। और अब समाचार विस्तार से। गुजरात का सोमनाथ मंदिर इस समय खूब सुर्खियों में है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस मंदिर को लेकर भावनाएं सामने आती रही हैं और अब आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आज से गिर सोमनाथ में 3 दिन का सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ हुआ है और इस वर्ष ये आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ठीक 1000 वर्ष पहले महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था और इस ऐतिहासिक घटना की 1000वीं बरसी पर सोमनाथ नगरी एक बार फिर से आस्था, स्वाभिमान और सनातन संस्कृति के संदेश के साथ देश दुनिया को जोड़ने जा रही है। और इस 3 दिवसीय पर्व के दौरान सोमनाथ मंदिर में लगातार 24 घंटे ओंकार नाद का जाप हो रहा है। पूरे परिसर को आध्यात्मिक वातावरण में ढालने की तैयारी की गई है। मंदिर के समुद्र तट पर नावें खड़ी की गई हैं जिन्हें विशेष लाइटिंग से सजाया गया है ताकि श्रद्धालुओं को एक अलौकिक दृश्य का अनुभव हो सके। श्रद्धालुओं की सुविधा और बड़ी भागीदारी को ध्यान में रखते हुए हर दिन 4 अलग-अलग शहरों से एक ट्रेन सोमनाथ पहुंच रही है और ये ट्रेनें सूरत, राजकोट, वडोदरा और अहमदाबाद से चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों से देश भर के संत, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग और बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोमनाथ पहुंच रहे हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की आज से शुरुआत हुई है। आज 9 बजे से ऋषि कुमारों के स्वर से ओम नमः शिवाय के जाप में राज्य और देश भर से पधारे हुए हजारों सोमनाथ भक्तों के साथ ये 72 घंटे के ओमकार जाप की शुरुआत हुई है। आज सुबह से ही कई शहरों से लोग ये ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में स्पेशल ट्रेन के माध्यम से, बसेस के माध्यम से, अपनी अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से सोमनाथ मंदिर पधार रहे हैं। सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में यह होने वाला ऐतिहासिक स्वाभिमान पर्व ये अपने आप में इतिहास के पन्नों पे आने वाले दिनों में लिखा जाएगा। 8, 9, 10 तारीख को 72 घंटे तक लोग जाप भी करेंगे। साथ में शाम को महाआरती में लोग मौजूद भी रहेंगे। सोमनाथ दादा का मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ, जो नवपल्लित मंदिर हुआ, उनको 75 वर्ष हो रहे हैं और वो मंदिर पे जो हिंदू आस्था पे जो हमला हुआ था वो घटना को 1000 साल हो रहे हैं। तो ये दोनों बात को याद करके वहां पे एक महापूजा का आयोजन किया गया है और उसके पूर्व में 4 दिन वहां पे जो हमारा पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय का, वहां 72 घंटे के लिए उनका जाप होगा और हर रोज महानगर से एक स्पेशल ट्रेन निकलेगी जो राजकोट से आज पहली ट्रेन रवाना हो रही है, जो 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख चारों दिन एक ट्रेन हर रोज स्पेशल ट्रेन यहां से निकलेगी और आप देख रहे हैं कि भक्तों में अनन्य उत्साह का वातावरण है।
1000 साल पहले जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर ने अपने इतिहास का पहला आक्रमण झेला था। पीएम मोदी ने सोमनाथ की अपनी पिछली यात्राओं की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बारे में संदेश दिया। पीएम ने लिखा कि साल 1026 का आक्रमण और उसके बाद हुए अनेक हमले भी हमारी शाश्वत आस्था को डिगा नहीं सके, बल्कि इसने भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना और सशक्त हुई है और सोमनाथ का बार बार पुनरुद्धार होता रहा। और इसके साथ ही पीएम ने लोगों से सोमनाथ यात्रा की तस्वीरें #सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ शेयर करने का आग्रह किया है। एक संदेश के जरिए पीएम ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का ये अवसर भारत माता के उन असंख्य सपूतों को स्मरण करने का पर्व है जिन्होंने कभी अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं किया। समय कितना ही कठिन और भयावह क्यों ना रहा हो, उनका संकल्प हमेशा अडिग रहा। हमारी सभ्यता और सांस्कृतिक चेतना के प्रति उनकी निष्ठा अटूट रही। अटूट आस्था के 1000 वर्ष का ये अवसर हमें राष्ट्र की एकता के लिए निरंतर प्रयासरत रहने की प्रेरणा देता है। पीएम ने 31 अक्टूबर 2001 को सोमनाथ में आयोजित एक कार्यक्रम की तस्वीरें भी साझा की और उस वर्ष 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 50 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मनाया गया था। साल 2001 के कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी और गृह मंत्री एडवाणी जी और कई गणमान्य लोग शामिल हुए थे। पीएम ने सोशल मीडिया पर बताया कि 1951 में ऐतिहासिक समारोह तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मौजूदगी में संपन्न हुआ था। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में सरदार पटेल और के.एम. मुंशी जी के साथ ही कई महान विभूतियों के प्रयास अत्यंत उल्लेखनीय रहे हैं। पीएम ने ये कहा कि वर्ष 2026 में हम 1951 में हुए भव्य समारोह के 75 वर्ष पूर्ण होने का भी स्मरण कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने देश भर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले के मामले में देश भर के 6 राज्यों में 15 जगहों पर छापेमारी की गई है। ये कार्रवाई एक संगठित गिरोह के खिलाफ की जा रही है जो लोगों को नकली सरकारी नौकरियां दिलाने के नाम पर ठग रहा था। शुरुआत में ये घोटाला भारतीय रेल के नाम पर सामने आया और जांच में पता चला कि ये गिरोह 40 से ज्यादा सरकारी विभागों और संगठनों के नाम पर लोगों से ठगी कर रहा था और इसमें वन विभाग, आरआरबी, इंडिया पोस्ट, आयकर विभाग, हाईकोर्ट, पीडब्ल्यूडी, बिहार सरकार, डीडीए, राजस्थान सचिवालय आदि शामिल हैं। ये गिरोह सरकारी डोमेन जैसे दिखने वाले फर्जी ईमेल आईडी से ज्वाइनिंग लेटर भी भेजता था और इसके बाद भरोसा जीतने के लिए कुछ 2-3 महीने तक का वेतन भी दिया जाता था। एआईएडीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एडिप्पादी के पलानीस्वामी ने कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद राज्य की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। पलानीस्वामी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि उनका गठबंधन डीएमके को सत्ता से हटाने के लिए गठित है और वह 2026 के चुनाव में एकजुट होकर तमिलनाडु में सरकार बनाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि डीएमके ने 2021 के चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया था, लेकिन अब नई पेंशन योजना लागू कर रिटायर्ड कर्मचारियों को धोखा दिया है। पलानीस्वामी ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पेंशन योजना को ड्रामा करार देते हुए इसे बदलाव के बिना बताया। उन्होंने राज्य के बढ़ते कर्ज और असामाजिक तत्वों पर भी निशाना साधा और शशिकला व ओपीएस को पार्टी में शामिल करने से इनकार किया। गठबंधन के सीट शेयरिंग पर घोषणा बाद में करने की बात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार तेज गति पकड़ रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक जीडीपी में 7.4% की वृद्धि का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह वृद्धि 6.5% थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी में 8% की वृद्धि का अनुमान है। पीएम मोदी ने एक पोस्ट में कहा कि ये एनडीए सरकार के व्यापक निवेश प्रोत्साहन और मांग आधारित नीतियों की वजह से संभव हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे वह बुनियादी ढांचा हो,
विनिर्माण प्रोत्साहन हो, डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं हो या व्यापार करने में आसानी, हम एक समृद्ध भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। सेवा क्षेत्र में हुई तेजी को मुख्य प्रेरक कारक बताया गया है और इसमें वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाएं और सार्वजनिक प्रशासन शामिल है। और वित्त वर्ष 2025-26 में इन क्षेत्रों में स्थिर कीमतों पर 9.9% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। तो वहीं प्रसारण सेवाओं में 7.5% की बढ़ोतरी का अनुमान है और पूंजी निर्माण की वृद्धि 7.8% रह सकती है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के डेड अर्थव्यवस्था वाले बयान पर कहा कि राहुल गांधी झूठों के नवाब हैं। झूठ बोलना उनकी फितरत में है और इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था अलाइव और किंकिंग है। हमारी इकोनॉमी एक जलता हुआ दीपक है अंधकार में ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के वातावरण में। फिर भी कुछ लोग क्या कहते हैं, इंडियन इकोनॉमी इज डेड। वो ट्रम्पेट करते हैं इस लाइन को, वो बर्लिन जाकर भारत की बदनामी करते हैं, भारत की मैन्युफैक्चरिंग की, इकोनॉमी की। ये भारत विरोधी लोग हैं जो मोदी विरोध में, भारत विरोध में बोलते हैं, कभी सेना के खिलाफ, कभी संविधान के खिलाफ, कभी लोकतंत्र के खिलाफ और अभी हमारी आर्थिक शक्ति के खिलाफ। ऐसे प्रोपेगेंडिस्ट, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, एलओपी को, ऐसे एलओपी राहुल गांधी जो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, इनको माफी मांगनी चाहिए। वो और रघुराम राजन लगातार झूठ फैलाते थे, अब उनको दिखाई दे रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे ग्रो कर रही है। दिल्ली के तुर्कमान गेट के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। ताज़ा खबर ये है कि फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास पत्थरबाजी के मामले में दिल्ली पुलिस ने 30 लोगों की पहचान की है। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा फुटेज और वायरल वीडियोस के आधार पर उनकी पहचान की है। पुलिस टीमें उन्हें हिरासत में लेने के लिए छापेमारी कर रही हैं और इसके अलावा पथराव से जुड़े इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने मामले में अब तक 5 लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपियों पर बीएनएस की धारा 121, 123, 221 सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने वाले कानून की धारा 3 और धारा 191 दंगा के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस सबूतों के आधार पर आगे की जांच कर रही है। तुर्कमान गेट पे जो कल रात स्टोन पेल्टिंग का इंसिडेंट हुआ है, इसमें दिल्ली पुलिस ने धारा 121, धारा 123, 221 भारतीय न्याय संहिता और धारा 3 प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट और 191 जो कि राइटिंग की धारा है के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 5 लोगों की मौके से गिरफ्तारी हो गई है। ये मामला स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा ने थोड़ी देर पहले तुर्कमान गेट के पास की स्थिति का जायजा लिया। तुर्कमान गेट पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई आज भी जारी है। फिलहाल आप मौके पर मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि जो जेसीबी मशीन है वो बेहद सावधानी से अवैध अतिक्रमण जो है वो यहाँ से हटा रही है। मंगलवार रात से ही ये अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई है वो जारी है और कहीं ना कहीं जो सामने आप अवैध अतिक्रमण देख रहे हैं इसके बराबर में ठीक मस्जिद है और यही वजह है कि यहाँ पे तमाम जो एमसीडी के अधिकारी हैं वो जेसीबी मशीन से सावधानी से इस पूरे स्ट्रक्चर को हटा रहे हैं कि किसी प्रकार से जो मस्जिद की दीवार है उसको नुकसान ना हो। इसके अलावा जब मंगलवार रात से ये कार्रवाई शुरू हुई थी तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर जो पथराव हुआ था उस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा 30 के आसपास जो ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान की गई है। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनकी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में नज़र आ रही है, उसकी भी जांच की जा रही है क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिनमें वो पुलिस के साथ बहस करते हुए नजर आ रहे हैं जब पुलिस और एमसीडी यहाँ पर अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई मंगलवार रात कर रही थी और उम्मीद है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो जल्द होगी। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मुहिबुल्ला नदवी, उनको बहुत जल्द पुलिस जो है समन जारी कर सकती है और उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए भी कह सकती है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में षड्यंत्र के एंगल से भी जाँच कर रही है क्योंकि कुछ दिन पहले से ही लोगों को पता था कि इस तरह का जो अवैध अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई होनी है।
लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए लगातार जो पोस्ट हैं और जो वीडियोज़ हैं उनको सर्कुलेट किया जा रहा था और भीड़ को इकट्ठा करने की यहाँ पर बात कही जा रही थी। तो ऐसे में षड्यंत्र के एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ देवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अपने इस दौरे के दौरान नड्डा पार्टी के प्रदेश इकाई की कोर कमेटी की बैठक करेंगे और कई जिला स्तरीय पार्टी नेताओं से बातचीत करेंगे। वह भाजपा डॉक्टर सेल्स के सदस्यों से भी मिलेंगे। आज कई संगठनात्मक बैठकें निर्धारित हैं, जिसमें वह भाजपा कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर की जानकारी लेंगे और आगामी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। नड्डा कल अपने मंत्रालय से संबंधित आधिकारिक बैठकों में भाग लेंगे और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी पिछले महीने 3 दिनों के लिए राज्य का दौरा किया था और पार्टी पद अधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें की थीं। और यहां बुलेटिन में हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि फ्रांस भारत के सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारों में से एक है और दोनों देशों का वैश्विक राजनीति को स्थिर करने के लिए मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। 35 वर्षों से केवल यूरोपीय देशों तक सीमित रहे वाइमर फॉर्मेट में पहली बार भारत ने चर्चा में भाग लिया और ये बैठक बदलते वैश्विक समीकरणों और बढ़ती भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में यूरोप के लिए भारत के बढ़ते राजनीतिक महत्व को दर्शाती है। पहली इंडिया वीमार फॉर्मेट मीटिंग में भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चुनौतियों का आकलन करने और यूक्रेन संघर्ष पर बातचीत हुई। Discussions were largely centered on 3 issues. India-European Union relations, the Indo-Pacific, and the Ukraine conflict. One context for doing so is the deepening engagement that we have with Europe. It is reflected in a collective endeavor with Brussels, but it is also sustained by efforts from individual European member states. As these conversations advance and cooperation deepens, it is natural that we have smaller group interactions that support this larger direction, and I think that is what we see today. और डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि ये बैठक वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में हुई है और ये स्वाभाविक है कि रणनीतिक साझेदार आपस में घनिष्ठ परामर्श करें। दोनों विदेश मंत्रियों ने मुख्य रूप से AI शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगले महीने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के लिए आधार तैयार करने पर भी बातचीत की। Among India's major relationships, I believe that the one with the European Union and Europe, and obviously with its member states, has the most room to grow today. We have tremendous unrealized potential and many new areas to explore. It is appropriate that this format, which has brought us together, has 3 very important European partners. My discussions today leave me confident that they will support that effort to take India-Europe ties to the next level. सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्रीलंका के रक्षा उप मंत्री रिटायर्ड मेजर जनरल अरुणा जयसेकरा और रक्षा सचिव रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल
सनपत थुयाथुंगस के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और इस उच्च स्तरीय वार्ता का मुख्य उद्देश्य दोनों पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना था। बैठक के दौरान मानवीय सहायता और आपदा राहत जैसे संवेदनशील विषयों पर आपसी समन्वय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सैन्य से सैन्य जुड़ाव को और अधिक सक्रिय बनाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की और इसका मकसद था प्रोजेक्ट में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। और इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है और इस पर हमने एक सीरीज चला रहे हैं और इसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जारी प्रगति पहल ने देश में विभिन्न परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की नई इबारत लिखी है। इस प्लेटफॉर्म ने दिखाया कि कैसे बड़ी और अहम परियोजनाएं समय पर पूरी होती हैं और आम लोगों के जीवन में बड़े बदलाव लाती हैं। एम्स जम्मू इसका एक बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरा है। ये आधुनिक स्वास्थ्य संस्थान जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई कहानी लिख रहा है। लंबे समय से अटकी समस्याओं से लेकर समय पर प्रोजेक्ट पूरा होने तक एम्स जम्मू ने दिखाया कि कैसे तकनीक आधारित प्रशासन आम लोगों को सीधा फायदा पहुंचाता है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बना एम्स जम्मू सांबा में एक बड़ी स्वास्थ्य परियोजना है। इस संस्थान को 1,800 करोड़ रुपए की लागत में पूरा किया गया। एम्स जम्मू आज जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लद्दाख के लोगों को भी सेवाएं दे रहा है। 750 बेड का अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी इलाज और मेडिकल कॉलेज, ये संस्थान लंबे समय से महसूस की जा रही जरूरत को पूरा कर रहा है। प्रोजेक्ट के आखिरी चरण में कई समस्याएं सामने आई थीं, जिनसे इसके बनने में देरी हो सकती थी। ऐसे में इस परियोजना को प्रगति प्लेटफॉर्म पर लाया गया। प्रगति का मतलब है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी निगरानी में केंद्र, यूटी प्रशासन और अन्य विभाग एक साथ आए। पानी, बिजली और ड्रेनेज जैसे लंबित मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि एम्स जम्मू की शुरुआत नवंबर 2024 में समय पर हो गई। Every 3 months they used to actually regularly monitor the progress, and if there was any issue or if there was any delay, and they were forthcoming to actually take immediate actions so that we are able to complete this project well in time. And this is a record that 43 buildings in 227 acre land has been completed in a short span of 3.5 years. आज एम्स जम्मू में कार्डियोलॉजी, कैंसर, न्यूरोलॉजी, किडनी रोग और इमरजेंसी समेत तमाम सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक सुविधाओं के साथ इलाज भी किफायती है। इससे हजारों परिवारों को अपने ही क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल रही है। जो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है और जहाँ तक हम बताएं, लोग मैक्सिमम जाते हैं जम्मू, बख्शीनगर, पर वहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है जहाँ पे ये है। यहाँ पे प्रॉपर डाइट मिलती है हमें, मतलब कि विदाउट चार्जिंग मेरा ऑपरेट हुआ है, मेरे बाजू का ऑपरेट हुआ है। यहाँ हम कल आए थे और आज हमारा ऑपरेशन हो गया। सबसे पहले मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें उन्हें बहुत बड़ी सहूलत दी है। जो सहूलत उन्होंने दी है उसका फ़ायदा हमें उठाया है। एम्स जम्मू ने सिर्फ इलाज की सुविधा नहीं बढ़ाई है, इससे रोजगार भी पैदा हुआ है। स्थानीय बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है, साथ ही ये मेडिकल शिक्षा और रिसर्च का एक अहम केंद्र बन रहा है। एम्स जम्मू आज सिर्फ एक अस्पताल नहीं, ये समय पर काम पूरा होने, बेहतर समन्वय और लोगों को प्राथमिकता देने वाले शासन का उदाहरण है। प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म दिखाते हैं कि सही निगरानी और नेतृत्व से बड़े प्रोजेक्ट जमीन पर असर दिखा सकते हैं।
और दादर नगर हवेली दमन एवं दीव के खेल विभाग के निदेशक सह संयुक्त सचिव अरुण गुप्ता ने खेलो इंडिया के तहत दीव में आयोजित हो रहे बीच गेम्स को दीव के लिए गेम चेंजर बताया है। अरुण गुप्ता से बात की हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। आप देखिए ये बातचीत और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। दीव में खेलो इंडिया बीच गेम्स का रोमांच जारी है और इस वक्त मेरे साथ दादरा नगर हवेली दमन एवं दीव के स्पोर्ट्स के ज्वाइंट सेक्रेटरी मौजूद हैं अरुण गुप्ता। जी, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये दीव के लिए कितने अहम है। दीव के बीच पर हम देख रहे हैं कि बीच गेम्स का रोमांच जारी है। जितने खिलाड़ी रोमांचित हैं इन खेलों में हिस्सा लेके, वहीं दर्शक भी भारी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। इसके सफल आयोजन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों ने सफल आयोजन बनाने के लिए इस बार वेल इन टाइम प्लानिंग शुरू की, प्रिपरेशन शुरू की कि जिससे कि हम लोगों के पास पूरा समय हो। जो एजेंसीज ऑन बोर्ड होती हैं एग्जीक्यूशन के लिए, उनके पास पूरा समय हो। और हम लोगों के ये कोशिश थी कि पिछले बार की अगर कुछ लर्निंग्स हैं, कहीं पिछले बार कुछ डेफिशिएंसीज रही हैं फर्स्ट एडिशन में, तो हम लोग उसको भी पूरी तरीके से दूर करें। और इसीलिए शायद इस बार जो है हम लोगों को बहुत कम कोई समस्या देखने को मिल रही है और एक शानदार गेम्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि भागीदारी बढ़ रही है। कहाँ पहले सीजन में लगभग 1000 के एथलीट आए थे, इस बार 2100 से ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। जिस तरह से बीच गेम्स का विस्तार हो रहा है, आने वाले समय में इस खेल को आप किस स्तर पर देखते हैं? खेलो इंडिया के बैनर में आने से ये रिकग्नाइज्ड इवेंट हो गया है और उसके अलावा 2 साल से ये लगातार इवेंट हो चुका है। और जो भी लोग आए हैं, चाहे वो प्लेयर्स हों और ऑफिशियल्स हों, उन्होंने इसके ऑर्गेनाइजेशन को देखा, यहाँ जिस तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और अदरवाइज़ दीव में जिस तरीके से टूरिज़्म का मौका भी मौजूद है और उसको देखा। तो अभी तो हम स्पोर्ट्स एरिना में 1-2 जगह पे बैठे थे, गेम्स देख रहे थे, तो हमें आके बताया उस गेम से जुड़े हुए लोगों ने कि जो है अभी तो पूरा एक कंपटीशन चलता है कि बीच गेम्स अनाउंस हुआ है, तो जो है पार्टिसिपेशन के लिए जाना है। हमें ये भी पता चला कि कई जगह दोबारा सिलेक्शन ट्रायल ऑर्गेनाइज करना पड़ा, क्योंकि जिनको सिलेक्ट किया गया था उन्होंने पूरा कंटेस्ट किया कि नहीं ये ठीक से नहीं हुए हैं और फिर से कराया जाना चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं, हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि बीच गेम्स अनाउंस होने पर इस तरीके का क्रेज़ मिल रहा है पार्टिसिपेंट्स में शामिल होने के लिए। अगर हम यहाँ की आर्थिक स्थिति की बात करें तो जब बड़े आयोजन होते हैं तो एक जो आर्थिक स्थिति है सुधरती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? पूरे इंडिया में एक तरीके से दीव की पब्लिसिटी हो रही है। आने वाले समय में अदर देन गेम्स भी लोग दीव घूमने के लिए आएंगे, जिनको पता चलेगा कि इतना फैंटास्टिक प्लेस है, इतना ज़्यादा टूरिज्म पोटेंशियल है यहाँ पे। तो सीधे सीधे उससे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। और युवाओं को, जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा, युवाओं को तो एक मोटिवेशन मिलता ही है कि उनका एक दीव जो एक छोटी सी जगह है जहाँ पे 50,000 की भी पॉपुलेशन नहीं है, एक छोटा सा 70 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पर नेशनल लेवल के बीच गेम्स आयोजित हो रहे हैं और पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं। तो इट इज़ ए जो है क्या कहते हैं मोटिवेशन फॉर द यंग प्लेयर्स ऑफ द टेरिटरी। डीडी न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अरुण गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दीव में बीच गेम्स का आयोजन न सिर्फ यहाँ के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी ये गेम्स अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। कैमरामैन नवीन के साथ में सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, दीव।